Hello students. This is our lecture 19, 20 and 21 for numerical analysis. In our previous lecture, we have done some methods, bisection method, a Newton-Raphson method, false position method, and secant method. Now we are going to perform two things. One, we have to submit assignment which will be uploaded soon on LMS, and the second one is assignment based quiz. The topic uh, for this lecture we have is uh, linear regression. सबसे पहले जो हमारे पास सवाल आता है कि बेसिकली जो है वो रिग्रेशन है क्या, और जो भी हमारे पास ये जितना स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग होती है वो उसके अंदर इसका यूज़ क्या है। और अभी हम लीनियर और नॉन लीनियर को डिस्कस नहीं करते, बट फर्स्ट हमें ये थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि बेसिकली जो है वो रिग्रेशन है क्या, या हम जो स्टैटिस्टिक में ये चीज़ यूज़ करते हैं तो उसका पर्पस क्या है। जनरली जो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो रिग्रेशन बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि आप ज़्यादा देखते हैं फाइनेंस के अंदर बहुत यूज़ होता है, कहीं स्टॉक्स में यूज़ होता है, और इसी तरह कहीं आपने प्रिडिक्शन करनी होती है वहाँ पे यूज़ होता है। और अगर मैं मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करूँ कि ये ऐसी जगह पे यूज़ हो सकता है वेयर वी हैव टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ and character of the relationship between one dependent variable and a series of other variables जो कि independent variable होगा। तो इन दोनों के दरमियान जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसके अंदर भी जो पीछे जो स्टैटिस्टिकल मेथड बेसिक में होता है वो रिग्रेशन होता है। अब बिल्कुल इसकी कॉमन चीज़ अगर हम देखें कि पर्पस क्या है बेसिक रिग्रेशन का, तो जो टिपिकली रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो मेजरली दो पर्पस के लिए किया जाता है। फर्स्ट, in order to predict the value of dependent variable for individuals variable like I said earlier, और जो सेकंड है वो ये है कि to estimate the effect of some explanatory variable on dependent variable। तो ये जो दो बेसिक इसके पर्पस हैं जिसके लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, और ये बिल्कुल जो है वो आप ये समझ लें कि ये इसका बेस है। अब क्योंकि हम जो है वो कोर्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो इंजीनियरिंग के अंदर इसकी जो है वो एप्लीकेशन वो कहाँ कहाँ पे है, और हम किस तरह से इन मेथड्स को यूज़ करते हुए जो है वो अपने डिफरेंट जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। और जिस तरह हमने डिफरेंट मेथड्स पहले देखे हैं, और जिनके अंदर हमने सीकेंट मेथड और इस तरह के दूसरे न्यूटन राफसन देखे हैं, तो हमने उसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन भी ज़रूर डिस्कस की है। और क्योंकि हम जब भी बात करते हैं कि एप्लीकेशन जब तक हमें नहीं पता होगी तो वो सिंपल हमें यही लगेगा कि ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है।
तो जो रिग्रेशन के डिफरेंट मॉडल्स हैं, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है वो डिफरेंट, जस्ट लाइक मशीन लर्निंग है, डेटा माइनिंग है, उसके अंदर यूज़ हो सकता है। सेम इज़ द केस जो हमारी अपनी इंजीनियरिंग है, उसके अंदर हमने बहुत पहले अपने जो है वो एफएससी लेवल के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि जो हमने जो थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, क्योंकि हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो मैकेनिकल बेस्ड हैं, क्योंकि हम जब भी कोई मैकेनिकल डिवाइस बनाएंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या यूज़ होगा, मोस्ट प्रोबेबली मेटल यूज़ होता है। और मेटल में भी फिर हम देखते हैं कि मेटल कौन सा है, कास्ट आयरन है या क्या है। अब एक ग्राफ जो आपको शायद बहुत अच्छे से याद भी हो, जो हम एफएससी के अंदर भी देखते थे कि हम बनाते थे, वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान। अब हमें ये पता था कि वो जो लीनियर रिग्रेशन होती थी उसके अंदर, तो वहाँ से हमें ये इसका ग्राफ मिलता था। और ज़ाहिर है हमें थर्मल एक्सपेंशन का भी पता है कि थर्मल एक्सपेंशन है क्या, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है, और हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन ये वहाँ पे क्या होती है, यूटिलाइज होती है, इसका यूज़ है। अब मज़ीद जो डिफरेंट रिग्रेशन के अंदर हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एक लीनियर रिग्रेशन क्या है, फिर नॉन लीनियर रिग्रेशन क्या है। अब जनरली आप ये देखें, जो आपको ये इसकी मोटिवेशन नज़र आ रही है आपको, एक्स वाई, एक्स पे आपको क्या दे दिया, 1 2 3, और वाई के ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे। ये एक्स के वैल्यू आपको दे दी 1 2 एंड 3, और वाई के ऊपर कुछ, तो इसको प्लॉट करना बहुत सिंपल सा है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक्स 1 जब है तो वाई आपके पास क्या है, 5.1। इसी तरह जब x आपके पास 2 है तो y आपके पास क्या है, 5.9। इसी तरह जब x आपके पास क्या है, 3, तो y आपके पास है 6.3। अब कुछ नहीं किया आपने, ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कि एक रिलेशन बिटवीन x एंड y के दरमियान, लेकिन ये रिलेशन क्लियर नहीं है। अब उसको क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे, एक फंक्शन फाइंड कर लेंगे जो कि इस डेटा में इसको जो बेस्ट फिट इन होगा, ठीक है। ये जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको समझने के लिए, क्योंकि अगेन एप्लीकेशन कहाँ है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन इंजीनियरिंग, two types of application are encountered. One is trend analysis and the other one is uh, hypothesis testing. तो अगर मैं जाता हूँ सिंपल ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर, तो मुझे ये देखना है कि बेसिकली जो ट्रेंड एनालिसिस है वो है क्या। तो यहाँ पे सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, या पहले अगर मैं इसको बिल्कुल एक आम आपको वर्डिंग में समझाऊं तो हमें पता है कि ट्रेंड एनालिसिस जो है वो सारी दुनिया में की जाती है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, इवन आप इलेक्शंस के अंदर देखते हैं, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसका आप पहले ट्रेंड देखते हैं। तो ये बेसिकली अम, एक मेथड है, एक एनालिसिस का मेथड है, क्योंकि एक स्टैटिस्टिकल मेथड है तो स्टैटिस्टिकल मेथड में हमेशा कोई ना कोई डेटा ज़रूर इन्वॉल्व होगा, ट्रेंड इन्वॉल्व होगा। जस्ट लाइक अगर मैं ये देखूं कि मैंने अगर एक मैं टेक्सटाइल मिल को रन कर रहा हूँ,
तो मुझे ये देखना है कि टेक्सटाइल के लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, और मैं अगर अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ तो मुझे ये देखना है कि वेदर के हिसाब से क्या वो मैं भी उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता हूँ या नहीं लॉन्च कर सकता। मेरे कंपिटिटर्स कौन हैं, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें। द रीज़न इस वजह से कि हमें इंजीनियरिंग के अंदर ये कैसे काम आता है। इंजीनियरिंग के अंदर भी हम डिफरेंट जगहों पे हम ट्रेंड एनालिसिस कर रहे होते हैं। थोड़ी सी इसको डेफिनेशन वाइज इसको देखते हैं, फिर इसकी रियल एग्जांपल पे जाते हैं। Predicting values of dependent variable may include extrapolation beyond data points or interpolation between the data points। अब हम अगर दो टर्म्स को समझ लेंगे पहले, तो ये डेफिनेशन समझना आसान हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये एक्सट्रापोलेशन क्या है। तो अगर एक्सट्रापोलेशन की बेसिकली जो इज डिफाइंड एज स्पेकुलेट एस्टिमेट और अराइव एट अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन नॉन फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन। अब फॉर एग्जांपल ये एक्सट्रापोलेशन आपको क्या बताता है कि ऐसी एस्टिमेट जो आपको किसी कंक्लूजन की तरफ ले जाए, ठीक है, और किस तरह ले जाए, कुछ फैक्ट्स की बेस पे, यानी आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस कुछ फैक्ट्स आपको पता हो और वो आपको एक कंक्लूजन पे ले जाए, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रापोलेट या एक्सट्रापोलेशन। अब उसकी एग्जांपल क्या है, एक सिंपल सी एग्जांपल है। आप अपने घर जाते हैं तो आपने एक जो है वो, क्योंकि आप रोजाना आते और जाते हैं, तो आप उस रास्ते का आपका समझें कि रोज का डेटा आपके पास मौजूद होता है, या आप एक्सपीरियंस करते हैं या आप ऑब्जर्व करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आप घर घर कब तक पहुंचेंगे, तो आप उसके जवाब में बताते हैं कि मैं 20 मिनट में पहुंचूंगा, मैं 30 मिनट में पहुंचूंगा। फॉर एग्जांपल शाम का टाइम है तो आप 5 से 10 मिनट और मजीद ऊपर बताते हैं। रीज़न क्या होता है, क्योंकि आपने डेटा ऑब्जर्व किया हुआ है कि शाम के टाइम ट्रैफिक ज़्यादा होता है, ट्रैफिक जैम होता है। तो इसका मतलब है कि आप जो है वो एक आम लोकेशन, एक आम दिन से ज़्यादा लेट पहुंचेंगे। अब ये क्या था, आपने डेटा ऑब्जर्व किया था और उसी डेटा की बिना पे जो है वो आपने रिजल्ट दिए, ठीक है। अब तो ये इसको कहते हैं एक्सट्रापोलेशन। इसी तरह इंटरपोलेशन क्या होती है। अच्छा, ये दो वो टॉपिक हैं जो हम आगे जाके मजीद भी डिस्कस करेंगे, एक्सट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन। तो ये है क्या बेसिकली, यानी मजीद इसको मजीद डिग आउट करेंगे, और ज़ाहिर है कि हमारा अलग से भी टॉपिक है। इसी तरह इंटरपोलेशन क्या है, वो बेसिकली एक प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग अननोन values that fall between known values। फॉर एग्जांपल आपके पास दो पॉइंट्स हैं, मैं कहता हूँ ए एंड बी, ठीक है। अब लेट्स से उसकी एक एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। ये ग्राफ है, मैं कहता हूँ ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये दो पॉइंट्स तो जो है वो मेरे पास क्या है,
नॉन पॉइंट्स हैं। अब नॉन पॉइंट्स का मतलब है कि ये मैं इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यूज मुझे पता है, तो अब इन दो पॉइंट्स की मदद से मैं यहाँ पे मिड वे किसी पॉइंट की क्या कर सकता हूँ, वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो इसको बेसिकली जो है वो इंटरपोलेशन जो है वो कहा जाता है। इसी तरह अगर मैं आपको एक एग्जांपल उसकी अ, एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, क्योंकि ये तो आपने लाइन इक्वेशन से देखी। अब उसकी रियल क्योंकि जब हम रियल एग्जांपल को देखते हैं तो फिर जो है वो शायद बात जो है वो हमारे ज्यादा समझ में आती है। अब रियल एग्जांपल आपके पास यहाँ पे, एक मिनट पहले मैं इसको जरा फॉर एग्जांपल आपने ये देखना है कि आपके पास, आप एक शॉप रन करते हैं और आपके पास जो है वो रोज़ाना एवरी डे जो है वो या वीक वाइज आपके पास कितने जो हैं वो कस्टमर्स आते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत से मेथड हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको एक डेटा गिवन है कि 200, 370, 150, 90। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आप, मैं कहता हूँ नंबर ऑफ आवर्स बेस भी चल सकते हैं। मैं कहता हूँ 10 आवर्स पर कस्टमर आते हैं। ठीक है, तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरा शॉप जो है वो कितना जो है वो देर, कितने घंटे खुलता है। मैं कहता हूँ कि मेरे शॉप जो है वो दिन में 8 घंटे खुलता है और 10 कस्टमर आते हैं। तो मैं सीधा क्या करूँगा, उसको मल्टीप्लाई करूँगा 80। अब जब 80 आएगा तो वीक में मैं 6 डेज शॉप खोलता हूँ, तो 80 इंटू 6 कर दूंगा, तो अब 420 हो गया। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो डेटा गिवन था, इसी के अंदर से जो है वो मुझे क्या मिला, अपना जो है वो आंसर मिला। तो इसी तरह हमारे पास ये डिफरेंट एक मेथड्स होते हैं जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं। हैविंग सेड दैट, ये एक जर्नल पहले कंडीशन थी जो ट्रेंड एनालिसिस को समझाने के लिए थी, और इंटरपोलेशन और एक्सट्रपोलेशन बेसिक, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो समझनी जरूरी थी। आगे हम इंटरपोलेशन जब अलग से करेंगे तो इसको मजीद डिटेल में समझेंगे। अच्छा, अब इसी तरह जो ट्रेंड एनालिसिस है, जो प्रिडिक्शन है, अब जो जाहिर है जो प्रिडिक्शन है वो ऐसे नहीं हो सकती। यानी उसके लिए भी कोई आपके पास डेटा सेट जो है वो अवेलेबल होना लाजमी है। क्योंकि जब भी आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो आपके पास जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी बेस पे जो है वो आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, या कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, और या इसी तरह डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, शनाइडर ने एक सर्किट ब्रेकर बनाया, और शनाइडर ने ये देखा कि वो जो सर्किट ब्रेकर था वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता देखा गया कि भाई मार्केट के अंदर जो बाइंग पावर थी वो ख़त्म होती गई। अब जब बाइंग पावर ख़त्म होती है तो इसका मतलब है कि जो कस्टमर है वो आपका या तो वो चीज़ लेना छोड़ देता है, या उसको जो है वो लो कॉस्ट ऑप्शन की तरफ जाता है। तो उसने चाइना की प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दी। अब जब चाइना की प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दी तो उससे अल्टीमेटली उसका शायद कॉस्ट वाला मसला तो हल हो गया किसी तरह, लेकिन जो क्वालिटी वाला इशू था
क्योंकि चाइना भी हर तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है, लो कॉस्ट हाई कॉस्ट बहुत अच्छी भी बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि उसने वो प्रोडक्ट जो है वो बाय करना शुरू कर दी। अब हुआ क्या कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ये देखा कि कहीं शॉर्ट सर्किट और ये इस तरह के जो वाकयात होते हैं, तो इनके पीछे इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि वजह क्या थी। तो हमेशा यही वजह ज्यादा सामने आई है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो अप्रोप्रिएट नहीं थे, जो इक्विपमेंट था वो अप्रोप्रिएट नहीं था। अब जो कोई भी इस चीज के ऊपर रिसर्च करेगा शनाइडर कंपनी में या कहीं और, कि हम जो है वो लोगों को बताएं या आवाम को बताएं कि वो क्या ट्रेंड था जो लोगों ने फॉलो करना छोड़ा है, जिसकी वजह से ये जो शॉर्ट सर्किट्स और ये जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होना स्टार्ट हुई है। तो इस तरह की जो स्टडीज होती हैं वो डिफरेंट कंपनीज, जो अच्छी बड़ी कंपनीज होती हैं वो करती हैं। जब उनको नज़र आता है कि उनकी जो है वो सेल्स क्यों नहीं है, तो ये हमारे एक इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से थी। दूसरा क्या है, दूसरा मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप रोज सुनते हैं और देखते हैं, जो हमारे पास ऑटो इंडस्ट्री थी। ऑटो इंडस्ट्री का बहुत बूम भी आया और फिर बहुत डिक्लाइन भी आया। जब डिक्लाइन आया और आप टीवी पे एनालिसिस भी देखते हैं कि एनालिसिस जब वो करते हैं तो उसके पीछे कुछ वजूहत बताते हैं, ड्यूटी बढ़ गई और डिफरेंट कॉस्ट बढ़ गया, डॉलर ऊपर चला गया। तो अब ये सारा क्या है, ये सारा वो ऑब्जर्व डेटा है। अब इसकी बेसिस पे क्या होगा, ट्रेंड एनालिसिस होगा। फाइनेंस में आप चले जाएं, आप अकाउंटिंग में चले जाएं, आप कुछ भी आप किसी भी फील्ड में करना चाहते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे होंगे, आप वैल्यू प्रिडिक्ट करके दे रहे होंगे। आप मशीन लर्निंग की जब बात करते हैं तो उसके अंदर भी ये चीजें यूज होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कंपेयरिंग एग्जिस्टिंग मैथमेटिकल मॉडल विद द मेजर टेस्टिंग। अच्छा, अब ये मेथड है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, ये हमारे पास जो रिसर्च है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होता है। क्योंकि हम रिसर्च जब भी करते हैं तो उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं कि एक हम मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, और मैथमेटिकल मॉडल के अंदर कुछ हम अपनी इक्वेशंस बनाते हैं, और उस इक्वेशंस के अंदर हम फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। और जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसके बाद हमें पास एक सर्टेन वैल्यू आती है। लेकिन वही डेटा जब हम मेजर करते हैं तो समहाउ सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही होती। जस्ट एज योर लैब एग्जांपल, आप कहते हैं कैलकुलेशन जब हमने की है तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, लेकिन जब हमने मेजर की है तो हमारे पास एक डिफरेंट वैल्यू आ रही है या उससे कम ज़्यादा हो रही है। अब रीज़न क्या है, क्योंकि जब आपने मेजर की उसके अंदर डिफरेंट फिनोमेनाज हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकता है कोई इश्यूज हुए हों, आपने रेटिंग ठीक ना ली हो, या कोई भी ऐसे अननोन फैक्टर्स हैं, या नोन या अननोन फैक्टर्स हैं जो शायद आपने कंसिडर ना किए हों। तो इसी वजह से जो है वो तो ऐसे मॉडल्स को जब हम, या ऐसे डेटा को जब हम कंपेयर करते हैं तो वो बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। तो ये भी बेसिकली इसके अंदर भी रिग्रेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो अगेन ये जो है वो क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी था, ताकि एटलीस्ट हमें ये ज़रूर पता हो कि हम इसको पढ़ने क्यों जा रहे हैं। अच्छा, कर्व फिटिंग है, गिवन सेट ऑफ tabulated data find a curve or a function the best represent the data given tabulated data the form of function the curve fitting criteria find the unknown coefficients। हम जब भी अभी ये रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन की क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे पास इसी तरह ही होगा, या हमारे पास एक टेबुलेटेड डेटा गिवन होगा, फॉर एग्जांपल एक्स वाई की फॉर्म में, किसी भी चीज़ का डेटा हो सकता है, फंक्शन की फॉर्म में हो सकता है, ये कर्व फिटिंग क्राइटेरिया यानी आप वो ग्राफ की फॉर्म में भी
गिवन हो सकता है, तो हमें वहां से क्या करने होंगे, अननोन कोफिशिएंट जो है वो फाइंड करने होंगे। अब हमने जो है वो ऊपर बात की थी सिंपल रिग्रेशन की, और यहाँ पे अब हम बात करने लगे कि जो लीनियर रिग्रेशन है वो क्या है। अब ये भी क्योंकि ज़ाहिर है स्टैटिस्टिकल वही है, मेथड है। Basically, linear regression is a linear approach to model the relationship between the scalar response and one or more explanatory variables. Simple, अगर मैं इसको आगे define भी किया हुआ है, if the curve of a regression is a straight line, then it is said to be linear regression. ये शायद आप लोगों को डेफिनेशन ज़्यादा आसान और इजी लगे। अब जो लीनियर रिग्रेशन है वो हमारे पास जहाँ पे हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस के अंदर जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज होती है। अब यहाँ पे जिस तरह ये मेरे पास ग्राफ है, अब ग्राफ के ऊपर मुझे ये पता है कि यहाँ पे मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, कुछ यहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ लाई कर रहा होगा। तो ये मेरे पास क्या है, बेसिकली लीनियर रिग्रेशन है। अच्छा, अब जो लीनियर रिग्रेशन है वो फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह स्टार्ट में भी कहा, प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो है अ, वो उसके अंदर यूज होती है। अब प्रेडिक्टिव एनालिसिस बहुत से तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको डिफाइन किया है, क्योंकि इसके अंदर हमारे फिर आगे डिफरेंट मेथड आ सकते हैं। हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं, हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं, और काफ़ी सारे हम एनालिसिस आते हैं। ज़ाहिर है हम उन सबको कवर यहाँ पे नहीं करेंगे। सिंपली अगर मैं ये समझ लूँ कि इस ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इससे मैं बहुत फेमिलियर हूँ। y is equal to a नॉट a1x प्लस e। अब a1 आपके पास है स्लोप, सब हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि स्लोप कैसे निकालते हैं। a नॉट बेसिकली क्या है, वो उसका इंटरसेप्ट है, और e क्या है, एरर और रेजिडुअल बिटवीन द मॉडल एंड द ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे जो इसका ये पॉइंट है एरर वाला, ये समझ लें ये वो पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी के ऊपर जो है वो ज़ाहिर है कि हम सारी चीज़ें जिसके लिए ये हम लोग कोर्स पढ़ रहे हैं। हमने अपने पिछले मेथड्स के अंदर भी देखा था कि हमारा जो बेसिक मोटिव हुआ करता था वो यही होता था कि हमने जो है वो एरर कैलकुलेट करना है। अब एरर कैलकुलेट तो करना है, लेकिन एरर से हमें पता क्या चलता था, एरर से हमें ये पता चलता था कि ये जो आपके पास रेजिडुअल बिटवीन ये जो मॉडल और मैथमेटिकल मॉडल और जो उसकी ऑब्जर्वेशन जो आपके पास रिकॉर्ड की हैं, उनके दरमियान जो डिफरेंस है, यानी ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है, वो बेसिकली आपके पास क्या है, तो इसके ऊपर आपके पास एक y की वैल्यू आ जाती थी। तो ये इक्वेशन आप लोगों ने इसको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि इसी के ऊपर ये सारी चीजें बेस करेंगी। डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस हैं, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, जनरल है। लीनियर और क्वाड्रेटिक तो हम बिल्कुल करेंगे और उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। इसी तरह अगर हम क्राइटेरियन वाइज जाते हैं तो हमारे पास दो क्राइटेरियन है, एक लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन है और एक एग्जैक्ट मैचिंग है।
ये जो हमारा बेसिकली इस वीक का लेक्चर है ये लीस्ट स्क्वायर पे है। जब हम आगे एक और लेक्चर करेंगे तो वो इंटरपोलेशन का होगा। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली क्या है कि आपको गिवन जिस तरह मैंने कहा, या तो आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा गिवन होगा। जिस तरह ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में आपके पास एक्स आई और वाई आई की दो वैल्यूज दी हुई हैं। एक्स वन के ऊपर कोई वाई वन वैल्यू आ रही होगी, टू के ऊपर वाई टू कोई आ रही होगी, एक्स एन, इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब अगेन जो जाहिर है कि इन दोनों के दरमियान जो आपके पास, क्योंकि आपको पता है फंक्शन तो आपको पता होगा, लेकिन जाहिर है कि उसके कोफिशिएंट्स जो है वो आपने क्या करने, फाइंड करने। तो इसी तरह जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होगा उसको आप क्या कहते हैं, आपका एक्सपेरिमेंटल एरर है। जस्ट लाइक यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दी हुई है। अब ये सिंपल आपके पास क्या है, लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी बिल्कुल लीनियर फार्मूला आपको गिवन है। एक्स की वैल्यू दी हुई है और आपके पास इसी तरह वाई की वैल्यू दी हुई है। अब मजीद इसको थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं और एक एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं, जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा मजीद जो है वो क्वेश्चन थोड़े से एग्जांपल भी कर लेंगे। रिग्रेशन जिस तरह बता चुका हूँ, इफ द कर्व ऑफ रिग्रेशन इज अ स्ट्रेट लाइन देन इट इज सेड टू बी लाइन ऑफ रिग्रेशन। और ये लीनियर रिग्रेशन। और इफ द कर्व ऑफ द रिग्रेशन इज नॉट द स्ट्रेट लाइन, इफ देन द रिग्रेशन इज नोन एज कर्विलीनियर रिग्रेशन और नॉन लीनियर रिग्रेशन। अब रिग्रेशन को जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो एक बात का हमने ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ और उसको क्या करता हूँ, इंटरसेप्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, x माइनस एक्स बार और बी एक्स वाई जो कि रिग्रेशन कोफिशिएंट है, और y माइनस वाई बार। इसी तरह जब मैं y ऑन x करूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन जो है वो बन रही होगी। तो जो इसका जो पार्ट टू है वो हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा एक एग्जाम्पल से है।